हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा 2025 की अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए एडिटोरियल पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा की वॉल्यूम 1 बुक पब्लिश हुई है उससे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आप लोगों का काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि इसे रेगुलर कंटिन्यू करना है, तो हम अब इसको रेगुलर जो है वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा अपील है कि आप लोग जरूर इस वीडियो के लास्ट में यह जरूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। पहले तो यही याद रखना है कि मयूर सिंहासन जो है वो किसके द्वारा निर्मित था, शाहजहां के द्वारा निर्मित था। और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था, वो था मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद शाह, जिसको कि हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। आप लोगों को याद होगा नादिर शाह का आक्रमण। आप लोग पढ़े होंगे कि नादिर शाह का आक्रमण जो है वो 1739 में हुआ था। और नादिर शाह जो था वो करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। फिर भारत से जब लौटते समय नादिर शाह जो होता है वो शाहजहां का तख्ते ताऊ उस 30 करोड़ रुपए नगद और विश्व प्रसिद्ध जो कोहनूर हीरा था वो अपने साथ लेकर चला गया था। तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला जो सबसे अंतिम मुगल बादशाह हुआ वो हुआ मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला बादशाह। याद रखिएगा इसी मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद का जो चिनकलीज खान था वो निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करता है और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा नहीं किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। सहायक संधि की नीति को अपनाना यह लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही हुआ था। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण यह भी लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही किया गया था। और फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना यह भी लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोई नहीं। लॉर्ड ब्लेजली की अगर बात कीजिएगा तो लॉर्ड ब्लेजली का जो टेनवर था वो था 1798 से लेकर 1805 तक यह जो है वो भारत का गवर्नर जनरल रहता है। और लॉर्ड ब्लेजली जो है वो स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। नेक्स्ट है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह जो है वो किस शहर से शुरू हुआ था। तो 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह जो है वो बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत आईएनएस तलवार में नौसैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि कराची, मद्रास और कलकत्ता तक जाकर फैल चुका था। फिर जाकर मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर इन विद्रोहियों ने जब वो आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बम्बई। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो मित्र मेला संगठन की स्थापना जो है वो 1899 में बीडी सावरकर के द्वारा नासिक में किया गया था। फिर मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत संस्था के रूप में जो है वो आगे जाकर परिणत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर से एक नाम और भी याद रखिएगा पत्रिका का, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आगे है कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। सतनामी विद्रोह जो है वो 1672 में हुआ था। 1672 में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट में नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। तो जैसे ही आप लोगों को याद होगा 1672 में यह हुआ, तो 1672 में कौन सा मुगल शासक था, औरंगजेब था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। औरंगजेब का जो टेनवर था वो कब से कब तक था, 1658 से लेकर 1707 तक था। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। इसने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। औरंगजेब जो था वो सिखों के नौवें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति भी हुआ करता था। आगे है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था। वैदिक कालीन सभा का संबंध जो है वो कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं जो है वो राज की निरकुंसनता पर नियंत्रण रखती थी। समिति जो है वो सामान्य लोगों की सभा थी और सभा जो है वो कुलीन यानी कि वृद्ध लोगों की संस्था थी। वैदिक काल की अगर बात कीजिएगा तो वैदिक काल का विभाजन जो है वो दो भागों में किया गया है। एक है ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है।
महाभिवाद सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना जो है वो किस बौद्ध संगति में हुई है? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुई है, जिसका आयोजन जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इस की अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था, जिन्होंने की महाविभास सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ संगति। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हम लोगों ने अभी देखा ही कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो 1934 में बंबई में किया गया था, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है कि कलायल सर्कुलर का संबंध जो है वो निम्न में से किस आंदोलन से था? एक्चुअली देखिए, यह स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसको दबाने के लिए सरकार जो है वो क्लाइकल सर्कुलर निकाला था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे उनको यह हिदायत दिया गया था कि उनके विद्यार्थी अगर स्वदेशी आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी संस्था जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से आप लोगों को याद ही होगा 7 अगस्त 1905 का दिन, जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आगे है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? मसूदी यही करता था बंदरगाह प्रशासन की देखभाल। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मीरे बर्ग की अगर बात कीजिएगा तो यह वन विभाग का अधिकारी होता था। मीरे बहर की बात कीजिएगा तो ये जल सेना का प्रधान होता था। और बाकिया नबीस की अगर बात कीजिएगा तो यह समाचार लेखक होता था। आगे है कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? आप लोग पढ़े होंगे कि गुजरात का सूरत जिला में बारदोली एक तालुका हुआ करता था, जहां की 1928 में किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन को चलाया था। और इसी आंदोलन में बारदोली के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1928। आगे है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार शरीफ। तुगलक वंश की अगर बात कीजिएगा तो ये जनरली इसका टेन्योर जो था वो 1320 से लेकर 1398 तक था। कहीं कहीं 1414 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और तुगलक वंश में का जो अंतिम शासक था वो था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। आगे है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? पहले तो यही पता रखिए आप लोग कि टोटल कितने को दिया गया है। टोटल 139 को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण, 19 लोग हैं जिनको पद्म भूषण, और 113 लोग जो हैं उसमें पद्म श्री शामिल है। ये डाटा पहले याद रखिए। उसके बाद याद रखिए कि इसमें कितने कौन कौन शामिल थे। 23 याद रखिएगा कि 23 महिलाएं शामिल थे, 10 विदेशी लोग इसमें शामिल थे, और 13 लोगों को मरणोपरांत ये दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है बिहार के कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो बिहार के 7 व्यक्तियों को दिया गया है। उस 7 व्यक्तियों में नाम है, एक को पद्म विभूषण दिया गया है, एक को पद्म भूषण, और बाद बाकी 4 लोगों को पद्मश्री। पद्म विभूषण दिया गया है शारदा सिन्हा को मरणोपरांत, और पद्म भूषण दिया गया है सुशील मोदी को मरणोपरांत, पद्मश्री दिया गया आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत, डॉक्टर हेमंत कुमार को, और विजय नित्यानंद सूरसीवर जी महाराज को, और भीम सिंह भवेश को। तो इतने लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल लोग हो गए 7। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या जो है वो कितनी होती है? कोरम की संख्या यहाँ आपसे पूछ रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कि जजों की संख्या बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, और इसके कार्यवाही संचालन हेतु कोरम की संख्या जो होती है वो 9 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना हुई है 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है द हेग में, और इसमें न्यायाधीशों की संख्या होगी 15, जिसकी नियुक्ति जो है वो 9 वर्षों के लिए किया जाता है।
विश्व पशु कल्याण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 4 अक्टूबर। अच्छा, 4 अक्टूबर से संबंधित एक याद रखिएगा 5 अक्टूबर पे, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। आगे है कि किस वर्ष बी.एस. नैपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बी.एस. नैपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2001 में। देखिए मैं रिकॉल कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। सी.वी. रमन को 1930 में दिया गया भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। और रिसेंटली अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो सुखवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है, यह पूछ रहा है आपसे। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है, द कंपनी ऑफ विमेन भी लिखी गई है, बूरियल एट सी भी लिखा गया है, गार्डनर नहीं लिखा गया। गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? देखिए भारत में जो मुद्रा पर नियंत्रण रखता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति के 4 रूपों को प्रदर्शित किया गया है, M0, M1, M2 और M3, जिसमें M1 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है और M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। और M1 की तरलता जो है वो M3 की तुलना में सर्वाधिक होती है। यहाँ आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन है, तो M1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि M1। आगे है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो यह जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। आगे है दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। और अगर पूछ दे कि भारत में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है, तब याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के राज्यों में सबसे प्रथम स्थान है। देशों में भारत और भारत में उत्तर प्रदेश। भारत जो है वो विश्व के अकेले लगभग 24% दूध का जो है वो उत्पादन करता है। दूध से आप लोगों को ध्यान होना चाहिए श्वेत क्रांति, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे है कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है वो बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु से में बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी नया फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकता है और कोई भी पुरानी फर्म जो है वो उद्योग से बाहर जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। आगे है कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? देखिए हिंडाल्को का किस देश के सहयोग से हुआ है? कनाडा के सहयोग से हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे बाल्को की स्थापना, तो बाल्को की हुआ है रसिया से। अगर नाल्को पूछ दे तब नाल्को का हुआ है फ्रांस से। और अगर माल्को पूछ दे तब माल्को का हुआ है इटली से। और अगर पूछ ले हिंडल्को पूछ दे तब हिंडल्को का हुआ है यूएसए से। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कालिंदी कॉलेज है उनकी प्रिंसिपल है प्रोफेसर मीना चरंदा। उनको शिक्षा और समाज सेवा में क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर मीना चरना। आगे है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो भारत जो है वो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य जो रखा है वो रखा है 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2030। 2030 तक भारत सरकार के अन्य भी लक्ष्य हैं, जैसे कि भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। ये सब लक्ष्य जो है वो 2030 तक का ही है। भारत द्वारा हाल ही में शीतवे बंदरगाह समझौता जो है वो किस देश के साथ किया गया है? इससे पहले भारत जो है वो चाबहार बंदरगाह का किया था ईरान के साथ। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि शीतवे बंदरगाह समझौता किसके साथ हुआ है? तो भारत जो है वो म्यांमार में शीतवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण सुरक्षित कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि म्यांमार। नेक्स्ट है कि किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो दक्षिण कोरिया के बुसान नगर के तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी जो है वो सियोल है।
आगे है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद होगा 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 अप्रैल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए। तो 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख जो है वो तमिलनाडु में खोजे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टैलिन और यहाँ के गवर्नर हैं R.N. रवि। आगे है कि लोंगटे महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है। तो लोंगटे महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थित है भोपाल में, स्थापना हुई है 1993 में, और इसका उद्देश्य जो है वो देश भर में ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देना है। और इनके प्रमुख बने हैं अनिरुद्ध बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बन गए हैं। तो अंतरिक्ष कंपनी जो ब्लू ऑरिजिन है उसका जो मिशन है NS-25, उसके लिए चालक दल के हिस्से के रूप में शामिल हुए हैं गोपी चंद्र थोटाकुरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला है, उनका नाम है बिल्किस मीर, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो मालदीव में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। ध्यान रखिएगा इसमें बांग्लादेश जो है वो पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है। तो भारत जो है वो इसमें तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पे भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरा। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा। तो यह जो है वो कैंसर के बीमारी में प्रयुक्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। और इसे जो है वो IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के बीच आपसी सहयोग के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है। विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है हाल ही में श्रीनगर को, और इससे पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को पहले से ही यह दर्जा जो है वो प्राप्त है। आगे है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है। तो किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है। वो उन्होंने WHO से अलग होने का घोषणा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इससे पीछे उन्होंने रीजन दिया है कि WHO जो है वो कोविड-19 महामारी को ठीक से नहीं निपटा है, इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस संगठन से अलग होने का घोषणा किया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग होना, यूक्रेन समेत कभी बहुत सारे देशों का आर्थिक मदद रोक देना, मैक्सिको सीमा पर आपातकाल लगाना, यह सब जो है वो उनका बड़ा बड़ा डिसीजन है जिसने उन्होंने हाल ही में लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात कीजिएगा तो ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में जनवरी 2025 में इन्होंने शपथ लिया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है जिसका नाम है सोमपेन जनजाति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमपेन। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसको मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जैसे ही नाम लेते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ। तो इटली की राजधानी रोम में जो FAO का मुख्यालय है उसी में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 जो है वो संपन्न हुआ है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोम। यह 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने का जो घोषणा किया था वो भारत का प्रस्ताव ही था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषणा किया गया था। अब याद रखिएगा 2024 के बारे में, 2024 को उष्ट गणों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसको किया गया है? अमिताभ बच्चन को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा डेंजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेंजर। आगे फिल इन द ब्लैंक्स 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स क्या है? 50 माइल्स यहाँ पे एक यूनिट को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज ही होगा। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। द डिसीजन बाय टेकन बाय मी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई टुक द डिसीजन यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है सुरलोक, गोलोक, दिव्य धाम, घौ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? तो नदी शब्द का पुल्लिंग होता है नद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? तो जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है उसके लिए उसको दुर्लभ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुर्लभ। नेक्स्ट है कि देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वंद्व समास। आगे है कि निम्न में से कौन जो है वो अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो अल्प प्राण वर्ण का वर्ण, अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा? क और ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो अगस्त 1952 में किया गया था और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अगस्त 1952 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव जो है वो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, यह भी सही है। और देश के प्रथम लोकपाल जो है वो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आप लोगों को याद ही होगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है वो दिसंबर 1946 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1946। भारत के संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या की बात कीजिएगा तो वो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें कि 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 और अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो है वो कितने थे? 33 थे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो है वो निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जो है वो किससे है? आयरलैंड से है। आयरलैंड से याद रखिएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरलैंड। आगे है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 16 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता की बात कही गई है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, यह बात कही गई है। और अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे प्रारूप में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में अब तक 3 राष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का जो टेन्योर था वो 1977 से लेकर 1982 तक था। आगे है क्वेश्चन नंबर 57 कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो राज्यसभा के अभी ऐसे 4 सदस्य रहे हैं जो कालांतर में प्रधानमंत्री बने। वो चारों थे इंदिरा गांधी, आई के गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 75, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। आगे है कि निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो सबसे कम समय तक अगर आपसे पूछे तो उनका आंसर हो जाएगा कमल नारायण सिंह। और अगर सबसे अधिक समय तक पूछे तब हो जाएगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और अगर अभी का पूछे तो अभी एक आमन में है जिनका नाम है संजीव खन्ना। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो यह सब किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था और संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में मूलतः जो है वो 47 विषय था, लेकिन अगर अभी की बात कीजिएगा तो अभी इसमें 52 विषय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है। राज्यपाल देता है, प्रधानमंत्री भी देता है, मुख्य न्यायाधीश भी देता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं देता है। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात कीजिएगा तो अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। आप लोग एक याद रखिएगा, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जो है वो स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। सबसे बड़ी जनजाति तो है भील और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी गोंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सबसे पहले नंबर पे भील, दूसरे नंबर पे हो जाएगा गोंड और तीसरे नंबर पे हो जाएगा संथाल। ठीक है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश और सबसे कम जनजाति वाला राज्य पूछे तो वो है मेघालय। आगे है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी जो है वो कोची बंदरगाह को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोची बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम में है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और चेन्नई बंदरगाह जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है जो भारत की सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और मुंद्रा बंदरगाह जो है वो भारत का पहला निजी बंदरगाह है। आगे है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन जो है वो कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन जो है वो 100 से 200 मीटर सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन तो वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले होते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अगर पूछे तो वो 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वन वाले क्षेत्र होते हैं। आगे है कि बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो बांग्लादेश जो है वो भारत से भारत जो है वो 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वो पश्चिम बंगाल से करता है 2216.7 किलोमीटर। और टोटल कौन कौन है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है और मिजोरम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हेलोफाइट। वहीं अगर मेसोफाइट की बात कीजिएगा तो मेसोफाइट जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति होती है।
जेरोफाइट जो होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति होती है, और लिथोफाइट जो होता है वो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति होती है। आगे है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है, सिमुक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमुक। वहीं सिरोको की अगर बात कीजिएगा तो यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी हवा को कहा जाता है। फौन जो होता है वो आल्पस पर्वत की उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। और चिनुक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। आगे है कि भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है, तो उसको बोला जाता है जिब्राल्टर जल संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉब एल मंडब की अगर बात कीजिएगा तो ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। हार्मुज की अगर बात कीजिएगा तो हार्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और डोबर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टान नहीं है, यह आपको बताना है। अपसादी चट्टान होता क्या है पता है। अपसादी चट्टान वो होता है जो प्राकृतिक कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण ठोस जैसी रूप में ले लेता है, उसी को हम लोग अपसादी चट्टान कहते हैं। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, लिग्नाइट कोयला हो गया, ये सब जो है वो क्या है, अपसादी चट्टानें हैं, जो कि परतदार फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एंथ्रासाइट जो है वो अपसादी चट्टान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। चीता से आप लोगों को एक नाम ही याद होगा, प्रोजेक्ट चीता, जो कि जिससे कि नामीबिया से 8 चीता लाया गया था, 5 मादा और 3 नर। तो यहाँ पूछ रहा है चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय, तो वो भी कहाँ है, नामीबिया में ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर। 19 नवंबर से याद रखिएगा विश्व शौचालय दिवस, 16 अक्टूबर विश्व ओजोन दिवस, और 3 मार्च जो है वो विश्व वन जीव दिवस जो है वो मनाया जाता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है, तो जनरली हम लोग 273 ऐड करते हैं। सूत्र की अगर बात कीजिएगा तो केल्विन इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273.15। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब पानी को गर्म किया जाएगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन के कारण क्या होगा कि पानी के अणु जो हैं वो दूर दूर चले जाएंगे और ज़्यादा स्थान घेरेंगे। और जैसे जैसे अणु कम सघन रूप में संकुलित होगा, पानी फैलता है और अधिक आयतन ग्रहण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति तरंगों की संख्या है जो 1 सेकंड में निश्चित बिंदु से गुजरती है, जिसको कि हर्ट्ज में मापा जाता है, जो कि प्रति सेकंड 1 साइकिल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो उसको क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवर्तन। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है। तो भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार प्रयोग, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है, त्वरण का है। एसआई मात्रक का, अगर सीजीएस में देखिएगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्वरण। आगे है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा और घूर्णन गति घटने पर जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो नहीं बदलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। अच्छा, कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना है। नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये तो सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी, यह भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, यह भी सही है। यहाँ असत्य कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है मैग्नीज और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा बाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी में होगा। ये गलत है, क्योंकि किसी द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा बाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगा। यहाँ अधिक नहीं बल्कि यहाँ कम होना चाहिए था। किसी द्रव के पृष्ठ पर बाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा बाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्ष में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है 2n², जहाँ पे n जो है वो क्या है? कक्षा की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो मेंडली के आवर्त नियमानुसार कुल 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 9 वर्ग और 7 आवर्त। आगे है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में निकालिएगा तो हो जाएगा +7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ये ठोस में द्रव का विलयन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में द्रव का विलयन। आगे है कि केसी टेराइड निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है? तो केसी टेराइड यानी कि क्या होगा? SnO2। तो ये किसका यस्क हो जाएगा? टीन का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीन। नेक्स्ट है कि चूहा मारने वाला दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिंक फॉस्फोट फॉस्फाइड। आगे है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन जो है वो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर फूलों का खेती पूछे तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। और डेंड्रोलॉजी की बात कीजिएगा तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन का कहा जाता है। और सिल्वीकल्चर जो होता है वो काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगे तो बताइए इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन होगा? ऐसे अगर देखा जाए तो क्या होता है 23+XY, और इसमें अगर अतिरिक्त एक x आ जाएगा तो उस पुरुष के वृषण में विकास में रुकावट उत्पन्न हो जाएगा और साथ ही स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि हम लोग उसको कहते हैं कि वो पुरुष क्या है? नपुंसक है। तो ये 23 और डबल x हो जाएगा यहाँ पे, तो 23+XXY हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो आप पढ़े होंगे कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घिरना, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब जो है वो हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में है। वहीं अगर थैलेमस की बात कीजिएगा तो थैलेमस जो है वो दर्द, ठंडा, गर्म पहचानने का कार्य करता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा जो होता है वो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि छींक आना, उल्टी होना, खांसी होना, हृदय गति, पाचन इत्यादि को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पूर्ण रुद्वन की क्षमता होती है, यह भी सही है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। खसरा रोग, पैरामैक्सिको वायरस, ये बिल्कुल सही है। पीत ज्वर, ऑर्थोमैक्सो वायरस, ये गलत है। ऑर्थोमैक्सो वायरस के कारण श्वसन संबंधी रोग होता है। हर्पीज रोग, अरबो वायरस, हर्पीज रोग जो अरबो वायरस के कारण पीत ज्वर होता है और हर्पीज वायरस के कारण त्वचा संबंधी रोग होता है, तो यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संरक्षण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम उत्तक जो है वो प्रकाश संश्लेषण के बाद पत्तियों में बने भोज पदार्थ को पौधे के शरीर के विभिन्न भाग में यानी कि नीचे से ऊपर और ऊंचे ऊपर से नीचे भी परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर नीचे दोनों ओर। आगे है कि प्लोमनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो प्लोमनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और प्लोमनरी सीरा में अगर पूछे तो उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशुद्ध रक्त।
आगे है कि पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो ये होता है मस्तिष्क की कोशिका का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क की कोशिका का। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन जो है वो 1400 ग्राम होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये मूत्र अंग के द्वारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वृक्क द्वारा कौन करता है? वृक्क द्वारा करता है एनिलीडा संघ के जंतु। और सीधे कोशिकाओं के द्वारा कौन करता है? सिलिनेट्रेटस संघ के जंतु। और विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा कौन करेगा? ये पेरिफेरा संघ के जंतु। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। आगे है कि प्लेनिरा, फीताकृमि, लीवर, फ्यूलक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो ये जो है वो प्लेटियो हेमनिथीज के हैं, संघ के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।